देखिए, अभी हम लोग का टॉपिक है नेक्स्ट, अभी जो देखेंगे वो नॉइज एंड म्यूजिक को देखेंगे। इससे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो नॉइज एंड म्यूजिक में पहले एक कुछ वर्ड को एक्स्ट्रा को जान रहे हैं कि बच्चों की जो साउंड होता है, छोटा बच्चा हो गया, लड़कियां हो गई, उसका साउंड जो होता है वो श्रील मीठा वगैरह क्यों होता है, तो उस रीजन को पहले देखते हैं। तो श्रील साउंड होने का रीजन है मीठा साउंड लड़कियों का या बच्चों का, छोटा बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, छोटा बच्चा है तो उसका भी साउंड जो है मीठा मीठा है, सॉफ्ट साउंड आता है। उसका रीजन होता है कि जब छोटा बच्चा जो होता है ना, उसके अंदर में वोकल कॉर्ड जो होता है काफ़ी छोटा होता है। वोकल कॉर्ड छोटा होता है, जैसे कि अभी आप लोग एडल्ट वगैरह स्टेज में, तो जो एडल्ट होगा, एडल्ट के पास ऑन एन एवरेज वोकल कॉर्ड का लेंथ जो होगा, कॉर्ड लेंथ 20 mm होगा। एक इसकी बात कर रहा हूँ, मेल की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना कुछ डेटा, मेल की बात हो। अगर वही हम फीमेल की बात करेंगे तो वोकल कॉर्ड की लेंथ जो फीमेल में होगा 5 mm लेस होगा। तो 5 mm लेस मीन्स 15 mm हो, 15 mm फीमेल के लिए। तो ये जो 15 mm जो है, जहाँ भी वोकल कॉर्ड का अगर लेंथ जितना छोटा होगा, कम होगा, मेम्ब्रेन का लेंथ जितना कम होगा और पतला होगा, मेम्ब्रेन का लेंथ जितना कम होगा और पतला होगा, उतना मीठा साउंड है। तो यही रीजन से आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेल के अंदर में तो बड़ा भी है और मोटा भी होता है, बड़ा भी है मोटा भी है। फीमेल के अंदर में क्या होगा, तो फीमेल के अंदर वोकल कॉर्ड का पतला हो जाता है, पतला रहता है और छोटा होगा। तो जो छोटा होगा और पतला होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा, मोटा वाले में फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा, और छोटा वाले के अंदर में साउंड कैसा हो जाएगा, मीठा मीठा साउंड हो जाएगा। और बच्चा है तो बच्चा में तो वोकल कॉर्ड पहले से ही छोटा है, चाहो वो क्या बॉयज हो या गर्ल्स हो, पहले से छोटा है। इस कंडीशन में क्या होगा, साउंड उसका मीठा मीठा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साउंड मीठा और कड़ा की जो होता है वेरिएशन है, क्यों होता है, तो वोकल कॉर्ड के वेरिएशन के कारण। बड़ा होगा तो हार्ड साउंड आएगा, वही अगर छोटा होगा पतला होगा तो सॉफ्ट साउंड आएगा। मेम्ब्रेन का एक कॉन्सेप्ट हमेशा, ये नहीं कि यहीं पर मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट माइंड रखना है। जहाँ भी कोई मेम्ब्रेन छोटा है और पतला है, इसका मीनिंग है उसका साउंड की क्वालिटी बढ़िया होगा, मीठा होगा, सॉफ्ट साउंड। अब देख रहे हैं यहाँ से हम लोग, इसके बाद पहले म्यूजिक समझते हैं कि म्यूजिक क्या है। तो जो साउंड सुनने में अच्छा लगे, यानी कि प्लीजेंट टू हार्ट, हमें कोई इरिटेशन नहीं है, मतलब उसको हम सुन करके, उस साउंड को सुन करके हम इरिटेट नहीं हो, उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे कि भाई वो म्यूजिक है। मतलब जो साउंड प्लीजेंट टू हार्ट है, मतलब उसका साउंड। लेकिन म्यूजिक अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि जो कोई भी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैं अगर बोल रहा हूँ तो हमारा क्या हो रहा है कि मेरा एनर्जी उतना डाउन हो रहा है, वो एनर्जी को साउंड के रूप में कौन कन्वर्ट कर रहा है, वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है कि जो डिस्टर्बेंसी वगैरह है, पहले देखते हैं, पहले हम लोग पॉइंट को कि वोकल कॉर्ड है। तो वोकल कॉर्ड को पहले इस पॉइंट को थोड़ा साइड समझते हैं कि वोकल कॉर्ड है। तो वोकल कॉर्ड, हमने जो इंटरनल एनर्जी जो खाना खाया था वो आकर उसको फोर्स किया, तो वोकल कॉर्ड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करेगा तो मेरा जो स्टोर्ड एनर्जी जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जाकर पहले वाइब्रेट किया, तो ये स्टोर्ड एनर्जी पहले उसको मोशन में लाया, तो काइनेटिक एनर्जी में लाया। अब वो काइनेटिक एनर्जी जो वाइब्रेशन जो हुआ, वो वाइब्रेशन के थ्रू क्या बन जाएगा, अब वाइब्रेट कर रहा है। जहाँ भी वाइब्रेशन आएगा वहाँ साउंड आ जाएगा, जहाँ वाइब्रेशन आ जाएगा वहाँ साउंड आ जाएगा। तो वाइब्रेट किया तो साउंड ओरिजिनेट करेगा। कहने का मतलब वो मेरा स्टोर्ड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। स्टोर्ड एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, साउंड एनर्जी। ये साउंड एनर्जी में होगा, स्टोर्ड एनर्जी जो होगा, स्टोर्ड एनर्जी ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास में है, नेक्स्ट है इसे, अब म्यूजिक के में मैं फंडा में बता रहा था। तो म्यूजिक में क्या होगा, वो एनर्जी का फॉर्म, क्योंकि एनर्जी तो अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन आया मतलब वेव प्रोड्यूस हुआ, तो वेव का जो फॉर्म होगा, फॉर्म जो होगा वेव का, पास ऑन होने का जो फॉर्म बनाएगा वो कैसा बनाता है। सपोज कीजिए एक साइकिल में बताता,
ये फॉर्म कुछ इस टाइप का बना है, ये फॉर्म रेगुलर कर दे। देखिए कि जैसा टॉप में लग रहा है एज इट इज बॉटम में लग रहा है वैसा ही टॉप में लग रहा है, तो ये रेगुलर भी है और ये स्मूथ भी लग रहा है, ये स्मूथ भी है। तो ये जो साउंड का जो पैटर्न होता है, जो वेव का जो पैटर्न होगा, वेव का जो पैटर्न होगा वो वेव फॉर्म कहलाता है। तो वेव फॉर्म इसका स्मूथ रहता है, इस कारण से और एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंसी क्रिएट नहीं हो पाता। जो डिस्टर्बेंसी क्रिएट हो गया वही डिस्टर्बेंसी अपने स्मूथनेस को बनाकर आगे चला जाता है, इसलिए वो साउंड सुनने में खराब नहीं लगता है, हमें सुनने में बढ़िया लगता है और हम अट्रैक्ट होते हैं उसके टुवर्ड्स। तो ये रीजन था कि हमारा म्यूजिक जो है कि क्यों प्लीजेंट टू हार्ट है, मतलब सुनने में अच्छा क्यों लगा, उसका रीजन हमने यहाँ पर देख लिया। वेव फॉर्म कैसा होगा आपसे पूछता है कि म्यूजिक का वेव फॉर्म कैसा होता है, तो हमेशा माइंड में फिक्स कर लेना है रेगुलर एंड स्मूथ, आप उसको टिक कीजिए आगे बढ़। नेक्स्ट है नॉइज, द साउंड व्हिच इज अनप्लीजेंट टू हार्ट। अब जो साउंड हमें इरिटेट कराएगा वो क्या होगा, नॉइज होगा। तो नॉइज वेव क्या है, पॉल्यूशन है, जो हमें डिस्कम्फर्टनेस लाने का काम किया, डिस्कम्फर्टनेस लाने का काम किया हमने, है ना। तो नॉइज वेव क्या है, पॉल्यूशन है। जैसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, तो नॉइज में क्या होगा, तो नॉइज में जो वेव फॉर्म होगा वो कभी भी रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ नॉइज का पैटर्न बनाकर दिखा, तो कुछ ऐसा सपोज करते हैं, ऐसा जा रहा है, फिर कुछ ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा ऐसा जा रहा है, तो ये डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब ये पैटर्न को आप देख रहे हैं इरेगुलर है, इरेगुलर पैटर्न है। कहीं पे यानी राइजल वैली ज्यादा है तो कहीं पे राइजल वैली कम है, कहीं पे राइजल वैली ज्यादा है। तो ये जो एनर्जी का डिस्टर्बेंसी बार बार चेंज हो रहा है, डिस्टर्बेंस ये बार बार डिस्टर्बेंसी जो चेंज होगा, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इम्पैक्ट जो होगा इसका डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब कभी कुछ और फॉर्म का आएगा एनर्जी किसी और इंटेंसिटी के साथ, कभी कुछ और इंटेंसिटी के साथ। तो ये वेरिएशन क्या करेगा, इस वेरिएशन के कारण हमें गुस्सा आएगा, हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। उसमें क्या था, इस सारा का सारा स्मूथ भी था और रेगुलर था, ऐसा डिस्टर्बेंसी क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टर्बेंसी बन गया वो भी फिर से अगेन एंड अगेन डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे हमें क्या डिस्टर्बेंसी क्रिएट हो रहा है। हमारा ब्रेन जो है उसको सेंस नहीं कर पा रहा, हमारा ब्रेन कहने का मतलब ईयर हमें सेंस नहीं कर पा रहा है, और उसको ब्रेन जो है अच्छे रूप में सुनने की कोशिश नहीं कर रहा, कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये मीनिंग क्या है, वहाँ प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, पहले ईयर पे इम्पैक्ट जाएगा और ये नॉइज पॉल्यूशन, अगर नॉइज ज़्यादा हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, तो आपका ईयर ड्रम भी डैमेज हो जाए। ईयर ड्रम काफ़ी डिलिकेट होता है, काफ़ी कमजोर पतला सा होता है, ये ड्रम काफ़ी पतला सा होता है, और वो बार बार नॉइज पॉल्यूशन क्या है, एनर्जी का डिस्टर्बेंसी है, एनर्जी ज़्यादा बार बार फोर्स करेगा ये ड्रम को, और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसी के साथ रहेगा, तो इम्पैक्ट ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, वो फट जाएगा, तो फिर आप क्या आ जाएंगे, बहरा बन जाएंगे। तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट को हम लोग देखते थे, यहाँ इरेगुलर है, रफ कर्व बनता है, इसमें अगेन एंड अगेन डिस्टर्बेंसी चलता है। तो इसका सिंपल सा आंसर आप दे सकते। अगला क्या है मेरे पास, लाउडनेस को देखते हैं। तो लाउडनेस जो है, लाउडनेस का पहला जरा ये पूछा था कि लाउडनेस का ऐसा यूनिट क्या है, तो डेसिबल। लाउडनेस का ऐसा यूनिट डेसिबल है। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या है, तो 0 डेसिबल। कभी भी बोलेगा कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या है, तो आंसर डायरेक्टली 0 डेसिबल। अब क्या है यहाँ पे, लाउडनेस ऑफ साउंड, तो वो डेसिबल में मेजर करेंगे, डी स्मॉल बी कैपिटल है, इसका सिंबल भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं कुछ ऐसे यूनिट है, जैसे कि ह्यूमन ईयर सेंसिटिव टू साउंड, हम लोग का जो कान है कहाँ से कहाँ तक की साउंड, मतलब किस रेंज की लाउडनेस को हम सेंस कर सकते हैं, तो 0। हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, लाउडनेस की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है ना। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ह्यूमन ईयर के लिए, तो ह्यूमन ईयर के लिए फ्रीक्वेंसी कितना रेंज होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है ये मेरा ऑडिएबल रेंज होता है। ये ऑडिएबल रेंज, इस वाले फ्रीक्वेंसी वाले डिस्टर्बेंसी को हम आसानी से सुन सकते हैं। अब आसानी से मतलब इस कंडीशन में आसानी से बोल रहा हूँ, तो इसका मीनिंग ये नहीं समझना है कि वो म्यूजिक की तरह ही इम्पैक्ट देगा, वो आपको इरिटेट भी करा सकता है, आपको अट्रैक्ट भी कर सकता है। इतना फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर में वो लाउडनेस क्या है, उसको डिपेंड करता है कि उसका लाउडनेस क्या होगा। ये रेंज है कि हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम सेंस करते हैं। अब इसी में अब क्या है हमारे पास, तो लाउडनेस का देखिए कि ह्यूमन ईयर कहाँ से कहाँ था, 0 to 150 डेसिबल तक के लिए वो उतने लाउडनेस वाले तक के लिए वो क्या करें, सेंसिटिव बने। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि 0 to 150 वाला है, तो इसी 0 to 150 वाला में ये भी माइंड में आपको रखना है, 0 से लेके 150 वाला में जो वैल्यू आएगा
वो हमें अट्रैक्ट भी करवाएगा, हमारे लिए अच्छा भी रहेगा और हमारे लिए डेंजरस भी रहेगा। तो डेंजरस जनरली क्या होता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली कितने लाउडनेस का साउंड ह्यूमंस के लिए डेंजरस है, तो बियॉन्ड 80 डेसिबल बोल सकते हैं। 80 डेसिबल से ज्यादा वाला साउंड जो होगा, 80 डेसिबल से ज्यादा वाला साउंड जो होगा वो हमारे लिए हार्मफुल, हमें इरिटेट कराएगा। क्यों इरिटेट? जब इरिटेशन होगा तब ब्लड के अंदर में जो ब्लड है वहां प्रेशर वेरिएशन आएगा, प्रेशर वेरिएशन आएगा तो नर्वस टेंशन बढ़ेगा, हेडेक बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक होने की चांसेस रहेगी। तो ये सब इंपैक्ट लेके आएगा, हमें हार्म करने के लिए जाएगा। तो इस कंडीशन में जो मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा डेसिबल वाला, बियॉन्ड 80 डेसिबल के बियॉन्ड हमारे लिए हार्म करता है, 80 डेसिबल के बियॉन्ड। एक और है, जैसे आप जनरली हम लोग घर में बात करते हैं, घर में जो जनरली हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वो जो उसका जो लाउडनेस होता है 60 डेसिबल के नियर अबाउट ऑन एन एवरेज 60 डेसिबल। ये हमारे पास कम्युनिकेशन इन द होम भी रीचर, इन द होम भी रीचर, जो हम लोग घर के अंदर में एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो जनरली 60 डेसिबल की रेंज में। इसका मतलब हार्म वाले कंडीशन से हम अभी डाउन है इन जनरल, नहीं तो फाइटिंग स्टार्ट कर लो, चले जाओ हार्म वाले कंडीशन, उठा कर बजाओ, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, अब है ये देखिए थंडर स्टॉर्म है, ये तो और डेंजरस होगा हमारे लिए ना। 110 है क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दिया 80 डेसिबल का, ये आपको माइंड में फिक्स रख लेना। ये 110 डेसिबल है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। एयरक्राफ्ट 120 डेसिबल, ये सभी हार्मफुल है। तो इसमें एक पॉइंट आपको और पूछा जाएगा कि हाई पिच नॉइज इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। अगर नॉइज है और उस नॉइज में पिच भी अगर ज्यादा है, नॉइज तो है ही और नॉइज के अंदर में क्या है, पिच भी ज्यादा हो चुका है, तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को काफी ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होने की चांसेस को भी बढ़ा देगा। तो यही है, आपको माइंड में रखना है कि नॉइज में, नॉइज तो है लेकिन नॉइज में अगर पिच ज्यादा हो जाए तो हाई पिच नॉइज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पहले तो हेडेक आएगा, हेडेक आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक क्लियर होगा अब आपको। अब नेक्स्ट हम लोग इसी में देख रहे थे कि नॉइज को मिनिमाइज कैसे किया जाए। मैं कुछ पॉइंट मेन लिख दिया हूँ यहाँ पे, ऐसे बहुत ऐसे फैक्टर है जिससे हम नॉइज को मिनिमाइज कर सकते। अब नॉइज को मिनिमाइज करने के लिए क्या कीजिए, एनर्जी को पासिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिए, या ऐसा मटेरियल यूज कीजिए कि जिसमें वो एनर्जी जो जा रहा था उसी में ट्रैप करता हुआ रहे। हम ऐसा नॉइज को हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम ऐसा मटेरियल यूज करें कि कहीं से जो एनर्जी आ रहा है, साउंड एनर्जी, उसी में फंस करके ट्रैप करता हुआ रहे। अब वो ट्रैप करने लगेगा तो आगे की तरफ में पासन कम हो पाएगा, पासन कम हो पाएगा तो उतना इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो यही रीजन होता है कि लोग कर्टेन लगा लेते हैं घर वगैरह। ये अगर आपके पास विंडो है तो विंडो के राउंड में कर्टेन लगा लीजिए, तो कर्टेन लगाइएगा, कॉटन वगैरह का लगाइएगा तो और बढ़िया है। वो कर्टेन क्या करेगा, आएगा साउंड उधर से और वो अपने अंदर में कुछ एनर्जी को ट्रैप करवा देगा, इससे आपका जो नॉइज का जो अपीयरेंसी है उसको रिड्यूस कर देगा। तो एक तो है कर्टेन यूज कीजिए। दूसरी चीज, जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया है, रेलवे लाइन है या कोई रोड वगैरह है, उससे दूर होकर घर वगैरह अगर आप बनाना है तो उससे दूरी पे रहें। दूरी पे रहेंगे तो क्या होगा कि नॉइज पोल्यूशन से आप बचिएगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचिएगा। मैक्सिमम जो है डिजीज में इसका ब्लड प्रेशर का इम्पैक्ट आता है कहाँ पे, जो लोग नियर अबाउट कहाँ पे, जो हाईवे वगैरह है, हाईवे के नज़दीक में घर बनाया हुआ है, काफ़ी टच में है, लेकिन जनरली क्या करता है गवर्नमेंट तो वहाँ से हटा देता है, लेकिन फिर भी जो उसके नज़दीक पड़ जाते हैं उनके पास ब्लड प्रेशर का इम्पैक्ट ज़्यादा है कि बार बार गाड़ी आ जाएगी। जहाँ रेलवे लाइन है उससे सटा हुआ है तो वहाँ उसका इम्पैक्ट, उसका भी लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो उस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर का डिस्टर्बेंसी का केस मिलेगा ही। तो कोशिश करें कि हमको नॉइज से और बचना है, नॉइज पॉल्यूशन से बचना है तो हमें क्या करना है कि दूरी पे रहना है। जहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जो सायरन बजता है तो उससे भी उसका भी लाउडनेस का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या कीजिए कि जहाँ पे अगर रेलवे क्रॉसिंग वगैरह है तो उससे हट के रहिए, रोड वगैरह है जैसे हाईवे वगैरह था उससे हट के रहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि और हम नॉइज को कैसे हम रोक सकते हैं। मान लेते हैं ठीक है कि आपको आपका घर आपने बना लिया, रेलवे लाइन वगैरह के नज़दीक बना लिया है और कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ प्लांटेशन लगा दीजिए, प्लांट वगैरह लगाइए।
क्योंकि जो साउंड आएगा वो लीफी स्ट्रक्चर से पहले स्ट्राइक करेगा और सब लीफ पहले क्या करेगा, उसको ट्रैप करवाएगा, जो बचेगा वो आपकी तरफ पास ऑन होगा, तो इम्पैक्ट डाउन हो जाएगा। तो प्लांटेशन की यही रीजन है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक तरह से जो फॉरेस्टेशन कर रही है, रोड के नियर अबाउट भी कर रही है, तो उससे क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग के अंदर में भी कंट्रोल हो जा रहा है फैक्टर, और वो जो नॉइज पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया जाता है। रोड के किनारे क्या प्लांट लगाने से तो नॉइज पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो गया, तो आप प्लांटेशन कर सकते हैं वहाँ पे। ये कुछ जरिया है। दूसरी चीज कि जो लोग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या कहीं ऐसे प्लेस में वर्क कर रहे हैं जहाँ नॉइज ज़्यादा होता है, उन्हें ईयर प्लग का यूज करना चाहिए। ईयर प्लग भी कॉटन का बना हुआ रहता है, तो ईयर प्लग का अगर आप यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो साउंड है फिर आकर के ट्रैप कर जाएगा, कहाँ, वो कॉटन का बना हुआ उसी मटेरियल में, और वहाँ पर वो ट्रैप करेगा तो आगे फॉरवर्ड कम होगा, तो ईयर ड्रम को मेरा डैमेजिंग का चांस कम हो जाएगा। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स था नॉइज के लिए, कैसे हम मिनिमाइज करें। उसके बाद कुछ अब देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसे एक टॉपिक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, एक क्वेश्चन एक बहुत अच्छा टॉपिक है इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी। पहले देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप्स का है। मालूम है कि रेगुलर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो रेगुलर और स्मूथ फॉर्म होगा किसका, उसके वेव का। तो अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में है एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, कभी कभी आपको ऑप्शन दे देगा अब बोले आए कौन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है आप बताइए। तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करने पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करने पे, अब जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है स्ट्रिंग का बना हुआ है और स्ट्रिंग का बना हुआ है मतलब धागे टाइप का बना हुआ है, और उसको अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो वाइब्रेट करेगा, और जो भी चीज वाइब्रेट करेगा वो साउंड ओरिजिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी हम इसको कुछ नहीं कर रहे, सब एनर्जी का डिस्टर्बेंस ही तो वेव कहलाता है, तो हम क्या करना है, अभी कुछ नहीं कर रहे थे, अभी ऐसा अब इसको डिस्टर्ब किया, साउंड आया, क्यों, क्योंकि मैंने इसे एनर्जी सप्लाई किया था, यहाँ का मॉलिक्यूल्स क्या किया, वाइब्रेट करना शुरू किया, ये वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस हो गया। तो ऑन द सिमिलर बेसिस हमारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर में, ऐसे टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा, हम जो एनर्जी पास ऑन करेंगे स्ट्रिंग पे और स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा, उससे साउंड प्रोड्यूस होगा और उस रेंज का साउंड प्रोड्यूस होगा जो हमारे लिए प्लीजेंट होगा, मतलब हमें ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, इरिटेट नहीं करेगा, हमें अट्रैक्ट ही करेगा। तो और वही अगर आपके पास उसका पिच बढ़ा लीजिए, है ना, तो वो डिस्टर्बेंस में लाउडनेस का कारण बनेगा, वो भी एक इम्पैक्ट नेगेटिव लेकर चला आएगा। तो कंडीशन क्या है हमारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर में है, कौन कौन सा है जिसमें हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं, स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है और साउंड ओरिजिनेट करता है। तो गिटार है, सितार है, पियानो, वायलिन, ये कुछ एग्जांपल आपको माइंड रहना चाहिए। जैसे गांव वगैरह में कभी आप लोग देखे होंगे कि साधु बाबा आते हैं और पास ऑन करते रहते हैं स्ट्रिंग वगैरह, तो पास ऑन करते हुए रहते हुए स्ट्रिंग को क्या, ये अपनी एनर्जी जो देखो ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, फिजिकल वर्क जो कर रहे हैं, इसमें तो एनर्जी जा रहा है इनका, और वो एनर्जी किससे पास ऑन हो रहा है, ये एनर्जी पास ऑन हो रहा है डायरेक्टली स्ट्रिंग पे। अब स्ट्रिंग उसको सेंस करेगा, वाइब्रेट करेगा, साउंड ओरिजिनेट करेगा। अब ये डायरेक्टली साउंड ओरिजिनेट नहीं होता है, जैसे हमने जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा, मैंने एक पैटर्न बताया है यहाँ पर के देखिएगा कि जब स्ट्रिंग ये वाइब्रेट, अब देखिए पहले कंडीशन ये स्ट्रिंग वाइब्रेट किया, अब इससे जिससे ये स्ट्रिंग अटैच है वो बोर्ड को डिस्टर्ब करेगा, और वो बोर्ड डिस्टर्ब होगा, वो वाला पार्ट डिस्टर्ब होगा और वहां से साउंड ओरिजिनेट होगा। अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ बताया था कि वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेट किया तो साउंडिंग बोर्ड को डिस्टर्ब किया, और वो साउंडिंग बोर्ड डिस्टर्ब होगा तो आगे जाकर के, अब साउंडिंग बोर्ड वाइब्रेट कर रहा है तो उसके नजदीक में जो एयर का मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करेगा। तो पास ऑन कैसे हुआ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर में, ये जो साउंड है सो हमने स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाया, स्ट्रिंग जाके साउंडिंग बोर्ड को किया, कहाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, और वो साउंडिंग बोर्ड किसको डिस्टर्ब किया, एयर को। अब एयर के थ्रू आपके पास में साउंड आया। ऐसा नहीं, मीडियम तो होना ही चाहिए आपके पास आने के लिए साउंड। सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड कहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर में हो जाएगा, तब लिक्विड तब गैस के अंदर। तो हमारे पास क्या है, अब इसी में एक क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर में कि कब फ्रीक्वेंसी जा रहा हो। तो अगर हमारे पास देखना, कभी कभी साधु बाबा फिर क्या करते हैं, वो स्ट्रिंग को टाइट कर लेते हैं, टाइट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा। तो टाइट करने के बाद फ्रीक्वेंसी, टाइटनेस आएगा स्ट्रिंग में तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये माइंड में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस सिचुएशन में स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगा,
जब उसके स्ट्रिंग को हम टाइट कर लेंगे। जो ढोलक बजाते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऊपर जो स्ट्रिंग जाता है, एक रस्सी रोप टाइप का जाता है, वो रोप को टाइट करते हैं ताकि मेम्ब्रेन टाइट रहे, रिक्वायर्ड लेवल का फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेट करे। उसी तरह से हमारे पास टाइटनेस के अंदर में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा, और टाइट कम रहेगा, लूज रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, क्वालिटी अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाएगा आपके पास। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कब पड़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना चाहते हैं, मान लेते हैं सेम लेंथ का हमने लिया स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ऐसा है जिसका थिकनेस कम, और एक स्ट्रिंग ऐसा है जिसका थिकनेस ज़्यादा है। तो जिसका थिकनेस ज़्यादा है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, थिकनेस ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल, और फ्रीक्वेंसी डाउन हो रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था साउंड के अंदर कि मेल और फीमेल की कंडीशन में, वहाँ भी बताया था कि मोटा है और प्लस बड़ा भी है, इसका इम्पैक्ट के अनुसार। और क्या बताया, एक है हमारे पास जो नेक्स्ट है विंड है, विंड और रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात चल रहा है, इसी विंड को हम लोग रीड कहते हैं। एयर कॉलम यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, एयर कॉलम जब डिस्टर्ब होगा तो साउंड ओरिजिनेट करेगा। जैसे शहनाई, आप बोल सकते हैं शहनाई को, फ्लूट को, बांसुरी वगैरह है, कृष्ण कन्हैया को देखे होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या है, जब फोर्स किया जाता है तो फोर्स किया जाएगा तो उसके सिचुएशन में एयर जो बार बार डिस्टर्ब होगा। या व्हीसल जो आप लोग परचेज करते हैं, जो जनरली बजा रहे हैं तो क्या करता है, व्हीसल वो जाएगा बार बार अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो एयर के मूवमेंट का डायरेक्शन फोर्स आउट हो रहा है, फोर्स आउट होता है एनर्जी अब डिस्टर्ब होगा, और एनर्जी डिस्टर्ब होगा तो पार्ट वाइब्रेट करेगा, और पार्ट वाइब्रेट करेगा तो साउंड ओरिजिनेट हो जाएगा। तो ये इसमें एयर कॉलम का वाइब्रेशन जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जांपल कौन कौन है, व्हीसल है, शहनाई है, फ्लूट है, हारमोनियम है। हारमोनियम में भी देखिए वो मेटल का प्लेट लगाया हुआ रहता है, अब ऐसे ऐसे उसको अप एंड आउट मतलब ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो मूवमेंट जो अप्लाई करेगा वो एयर को इन करवाएगा, एयर को इन करवाकर वो एयर जाके डिस्टर्ब करेगा रिंग्स को, उसके प्लेट्स को, और वो प्लेट जब डिस्टर्ब होगा तो वाइब्रेट करेगा तो साउंड ओरिजिनेट। ये हमारे पास था। अगला है परकशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, इसमें क्या हो गया, इसमें मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो इससे माइंड में रखना है कि जब भी बोलेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से परकशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें जो भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखें जिसमें इलास्टिक मेम्ब्रेन लगा हुआ, लंबड़ने वाला टाइप का हो, और मेम्ब्रेन जो लगा हुआ रहता है वो सब के सब परकशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है। जैसे क्या हो गया, ड्रम हो गया, तबला हो गया, है ना, ये सब पे मेम्ब्रेन अटैच किया हुआ है। ये जब उसको आप फोर्स करोगे तो इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, ये पहले से वाइब्रेट करेगा और साउंड होगा। एक सबसे बढ़िया है हमारे पास में एक जल तरंग, ये अब रिसेंटली ऐसे यूज किया जाता है, कथक डांस वगैरह के अंदर में यूज किया, लेकिन ज्यादातर यूज नहीं होता है, लेकिन अभी भी यूज हो रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट है कथक डांस के अंदर में, ये माइंड में रखना है कि कौन सा ऐसा है कॉन्सेप्ट जो कथक डांस के अंदर में यूज किया जाता है, वो तो जल तरंग। इसी जल तरंग को हम लोग मेडिवल टाइम के अंदर में जल यंत्र के नाम से जानते हैं, मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर में इसको जल यंत्र बोला जाता है, अभी हम लोग इसको जल तरंग। इसमें लगभग आपको बताएं कि लगभग 15 बॉल्स होता है, कम से कम 15 बॉल्स हो। बॉल्स कहने का मतलब कटोरा है, गेंद नहीं है, कटोरे टाइप का रहे, अलग अलग साइज का रहे, और 15 बॉल्स अलग अलग साइज का होगा। मैं एग्जांपल में समझाने के लिए कुछ ऐसा बता दे रहा हूँ। सपोज करते हैं वो इस तरह से कुछ अरेंज होगा, इस टाइप का कुछ अरेंजिंग होगा, और 15 होगा, सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, सेमी सर्कुलर, और बीच में रहेगा प्लेयर। यहाँ जो प्लेयर रहेगा बीच में, जो इसको बजाने का काम करेगा, डिस्टर्ब करने का काम करेगा। तो मैं तो उल्टा बनाया हूँ, सीधा रहेगा, सब के सब नीचे पानी चला जाएगा ना, पानी नीचे चला जाएगा, तो ये ऐसा सीधा। ये 15 बॉल्स नियर अबाउट लिए जाते हैं, मतलब 15 कटोरे अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग साइज का होता है, प्लस सब में वाटर का लेवल अलग अलग होता है, किसी में पानी का लेवल ज़्यादा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, पानी का लेवल अलग अलग ज़्यादा हो तभी टोन एडजस्ट हो पाए, पानी का लेवल अलग अलग होगा तो तभी टोन एडजस्ट कर पाएगा। अब उस सिचुएशन में ये जो है ये बॉल है, चाइना डिस्क के टाइप का होगा। चाइना डिस्क किसको कहते हैं, जिसका डेप्थ कम हो और डाया ज़्यादा और डेप्थ कम, गहराई कम, वो चाइना डिस्क कहलाता है। चाइना डिस्क का सब में पानी था, सब में अलग अलग लेवल का था। और वो क्या करेगा, प्लेयर जो होगा, और कैसे सेमी सर्कुलर इसको अरेंज कर लेगा, प्लेयर बीच में रहेगा, ऐसे मैं यहाँ पे हूँ और ये अरेंज कर लिया यहाँ पे, और वो वुडन स्टिक लेगा और वुडन स्टिक से उसको डिस्टर्ब करेगा, एक टोन सेटअप कर।
तो वहां से एक साउंड ओरिजिनेट होने लगेगा। तो ये कहाँ पर यूज करता है? ये हमारे पास कथक डांस के अंदर में जल यंत्र का मतलब जल तरंग का यूज होता है। इसको पहले medieval टाइम में जल यंत्र कहते हैं। और इसी को हम लोग कौन सा टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे? घन वाद्य बोलेंगे। तो घन वाद्य क्या होता है? जिसको सिंपली स्ट्रक करने पे कोई टुकड़ा से कोई मतलब आप लकड़ी वगैरह के हेल्प से स्ट्रक कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब वो साउंड ओरिजिनेट करता है। तो वैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम घन वाद्य कहते हैं। इसका मतलब इससे भी तो स्ट्रक लकड़ी से किया जा रहा था। इसका मतलब जल तरंग भी क्या है? घन वाद्य का एक एग्जाम्पल है। घन वाद्य का एग्जाम्पल है। जैसे मान लिया जाए कि गहरा ले लिया बड़ा सा, उस पे लकड़ी से आप उसको क्या करोगे? स्टिक वुडन स्टिक के हेल्प से फोर्स करो, तो भी एक घन वाद्य होगी। तो भी एक घन वाद्य हो गया, क्योंकि आप स्ट्रक करके तब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बच्चा को शांत करना है, ये क्या करो? आपको एक प्लेट ले लो, उस पे लकड़ी से ड्रमिंग स्टार्ट कर दो, वो भी घन वाद्य का एग्जाम्पल हो गया। आप सिंपली क्या कर रहे हैं? उसको स्ट्रक करके साउंड ओरिजिनेट करवा रहे हैं, वो घन वाद्य हो गया। और इसमें आपको ये जो आप चाइना बॉल जो बना होगा, ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछता है कि चाइना बॉल जो पहले जल यंत्र वगैरह जो यूज किए जा रहे थे, यानी जल तरंग के अंदर में जो है, वो चाइना बॉल किसका बना हुआ रहता था? तो पहले ब्रोंज का बना हुआ रहता था। ब्रोंज का बना हुआ रहता था। अभी हमारे पास ब्रोंज, पोर्सिलिन, ये सब का भी मिक्सिंग मिला। अब क्या है? इसके बाद बड़ा, एक और बात, अगर बड़ा वाला इसका बड़ा वाला है, इसमें बोला हूं कि लार्ज है, लार्ज है तो वेरिएशन पे आ जाएगा यहाँ पे। तो जो लार्ज बॉल होगा वो लो फ्रीक्वेंसी है। लार्ज बॉल मैं कितना बार स्टार्टिंग से बोला हूँ, जो लार्ज वाला होगा, बड़ा होगा, लो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेट करता है। अगर वही छोटा बॉल है, मतलब छोटा वाला जो कटोरा होगा, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड एडजस्ट करेगा। प्लस वॉल्यूम अलग अलग आप रखे हुए, वॉल्यूम क्वार्टर रखे हुए, क्वालिटी वेरिएशन आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।